So now comes on the seventh question. Question number seventh is the if the temperature is increased, what will be effect of the resistance? अगर आप कहीं पर भी क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मेटल्स में, तो उसकी बच्चों कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर आप जो है उसमें लगाइए कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी आपकी। तो यहाँ पर आप कंडक्टिविटी इंक्रीज करिए, यहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ओके गाइस, ये आप लगाइए, ये आपकी कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज की तरफ आप जाइए। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको पता है कि आपको एक्स और एक्स इक्वल टू जो एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ कहीं भी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो वो आपको दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट में आपका अगर वीटी ग्राफ खींचते हो, कहीं पर भी आप वीटी ग्राफ खींचते हो, तो इसमें जो भी आपका एरिया कवर होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ सकते हो। नेक्स्ट है ए बॉल ऑफ द मास 50 ग्राम थ्रोन अपवर्ड, इट राइजेस मैक्सिमम हाइट। अब इसमें पूछा है बच्चों कि आपका एक्सेलरेशन कितना बढ़ जाए। अब आपको ये पता है कि हाइट 100 मीटर हो जाता है एट व्हाट हाइट, इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस्ड 70%। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 70% रिड्यूस हो जाती है तो देन आपको ये पूछा है कि उस किस हाइट पर जाके किस हाइट तक वो जा पाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये है कि आपको पता है कि फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन है वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको पता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी वेलोसिटी है, उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ mv स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कितनी कम हो जाती है, वो हो जाती है आपकी 30% हो जाती है। कितनी हो जाती है, 30% हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो आप h की बात करते हैं तो h इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, ये v है, माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g। इसको इस तरह से लिख सकते हो फार्मूले में। और ये कम हो जाती है बेटा, पहले ये रही होगी इनिशियली और फाइनली ये हो गई, तो ओवरऑल ये कितनी हो गई, 30% हो गई। 30 अपॉन 100 इंटू u स्क्वायर अपॉन 2g ये हो गई, ठीक है ना। इस केस में जो है आपसे ये पूछा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो किस हाइट पे हो जाएगी। तो बच्चों इसको आप निकाल सकते हो कि आपको हाइट कितनी थी, 100 मीटर थी और उसकी 0.3% हो जाती है। तो जो h हो जाएगी, h आपकी कितनी हो जाएगी, 0.3 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर अपॉन 2g से अपन सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, h आपकी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना, 30 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ये है कि आपको द मून इज द कॉन्स्टेंटली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। मून जो है आपका अपने अर्थ की तरफ गिर रहा है लगातार। तो आप ये बताएंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आप इस ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आप लगा दीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या है कि वॉइस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली टू हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोगों को पता है बर्ड की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर एक मैचिंग का आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किस लिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है वो अपने CFL की हीटिंग इफेक्ट को कम करने के काम में आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप जो है इसके साथ जा सकते हो, आप जो है 12th क्वेश्चन में आप जो है मैचिंग कर सकते हो कि आपका
को कम करने के लिए, CFL आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम करने के काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसको आगे बढ़ते हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट टू D, देन सेकंड टू C एंड थर्ड B, फोर्थ A। इसका मतलब ये हुआ आपका कि हम जो है जाएंगे फर्स्ट टू D। फर्स्ट टू D का मतलब ये हो गया, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ द ऑपरेशन, जो रेट होती है ऑपरेशन की वो इंक्रीज कैसे करती है। तो वो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो आपकी होती है अगर आप इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ा दोगे, डिक्रीज ह्यूमिडिटी और इंक्रीज वाइंड स्पीड बढ़ा दोगे, ठीक है ना, तो आपकी ऑपरेशन रेट वहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ द एटम इन द 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 8 ग्राम ऑक्सीजन में आप लोगों को कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको हम लोग करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता है कि 8 ग्राम आप लोगों के मोल दिए गए, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपके हो जाएंगे कितने, 8 ग्राम में है तो 8/32 नंबर ऑफ जो मोल्स निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की तरफ जाते हैं, तो ग्राम वेट 8 ग्राम दिया गया है ऑक्सीजन के केस में, 32 इसका ये है, तो नंबर ऑफ मोल हो गए 1/4 हो गए, 1/4 हो गए। और आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है वो अपने 2 एटम से मिलके बना होता है। कितने एटम से मिलके बना होता है, 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को बनाने में, 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो ये निकालना है कि आपका बच्चों नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम, तो ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये अपने, तो ये हो गए 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, है ना, एक एटम में इतने मॉलिक्यूल्स हुए, है ना, तो अपन को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, ठीक है ना। ओके, 2 एटम है, 2 एटम के लिए निकालना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 2 इंटू आपके नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1/4 हो गए, और अवागाद्रो नंबर कितना होता है 16.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 3.011 इनकी 10 की पावर 23, ये आपके हो जाएंगे क्या, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे इन, ठीक है ना। तो ये हमें नंबर ऑफ एटम पता चल जाते हैं कि आपके कितने एटम्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है गाइस। अब आते हैं कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, 15 हमारा ये कहता है कि ब्रोमीन एटम में अवेलेबल जो आइसोटोप्स हैं, अवेलेबल आइसोटोप्स हैं, एक तो है 49.7% है, एक 50.3% है। तो इसमें पूरा है एवरेज एटॉमिक, इसमें ये क्वेश्चन में आपसे पूछता क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास पूछा है। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा है आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकलेंगे। उसके लिए आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास जो होता है बच्चों, उसके लिए आपका जो पहला आइसोटोप्स था वो था 79% था, ठीक है। तो 79% था, तो 79 इंटू उसका वेट दिया गया है, 79 तो एटॉमिक मास हो गया उसका, और 49% में था वो, ठीक है ना। और प्लस दूसरा जो आइसोटोप्स था उसका
दिया है आपको, गिवन है वैल्यू, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे 81 इसका क्या है मास है, ठीक है ना, इनटू कितने परसेंट में इन्वॉल्व है, ये 50.3 है ना, अपॉन 100 कर देंगे बच्चों, तो ये निकल जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करोगे इस तरह से तो दो आइसोटोप्स, एक आइसोटोप्स ये है फर्स्ट आइसोटोप्स और सेकंड आइसोटोप्स ये है, तो दोनों का इस तरह से आप मास निकाल के उसका एवरेज इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। चलें अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलें, अपन 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कहता है, 16 में ये पूछा है आपसे कि करेक्ट, आपको इसमें पूछा है कि साल्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या साल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बेस होता है, एंड वीक बेस ऑफ द पीएच वैल्यू। साल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस आर एसिडिक विद द पीएच वैल्यू लेस। तो बच्चों आपको बता देता हूँ कि साल्ट जो होता है उसका फार्मूला होता है क्या, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है, जो कि NaOH और H2 NaOH और HCl से मिल के बना होता है, ठीक है, NaOH और HCl से। अब आपको पता है HCl भी इनऑर्गेनिक एसिड है, हाई एसिड माना जाता है इनऑर्गेनिक, और ये भी आपका हाई बेस माना जाता है, जिसकी पीएच जो होती है वो एबव होती है 7 एबव होती है, 14 के नियर अबाउट होती है, और ये भी 3 पीएच का होता है। तो बच्चों इस ऑप्शन में हम लोग इस तरफ से जा सकते हैं कि आपका जो ये साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर इनको न्यूट्रल करोगे तो ये बन जाएगा NaCl और H2O, ठीक है ना। H2O होते हुए इसकी पीएच जो आ जाएगी बच्चों 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है आपका। 17 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ये पूछा है कि जर्मन सिल्वर इज द आयन अलॉय है, सिल्वर कॉपर और जिंक का, देयर इज द नो जिंक इन ब्रास, ब्रॉन्ज इज द एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड टिन, ठीक है बच्चों। और दूसरा आपसे ये पूछा है कि यहाँ पर आपका, हाँ ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें पूछा है कौन सा मैच करेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जर्मन सिल्वर जो होता है वो एलॉय, जर्मन जो सिल्वर होता है वो एलॉय होता है सिल्वर और जिंक, सिल्वर कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज जो होता है वो भी एलॉय होता है कॉपर और टिन का, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है ना। तो इसकी तरफ आप जा सकते हो फर्स्ट और थर्ड की तरफ, यानी ऑप्शन आपको थर्ड पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू मेटल, विच ऑफ द डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड टू मेटल विच will displace hydrogen from the dilute acid ओके रिस्पेक्टली। वो कौन कौन से होंगे, दो तो बच्चों क्या कर रहे हैं, दो तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, और दो नहीं निकाल रहे हैं। तो आप लोगों ने EMF सीरीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में ये कहा जाता है कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो तो डिस्प्लेस करते हैं, और हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है घटता चला जाता है, तो वो आपके, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि आयरन और जिंक और कॉपर के केस में ये सब क्या हैं आपके, जिंक और कॉपर के केस में ये सब हमारे ऊपर हैं, जबकि आपका आयरन और मरकरी जैसे मेटल जो है वो हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो दे कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को नहीं रिलीज करेंगे, और जबकि ये हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपका देते हैं Zn प्लस H2SO4, तो ये अगर आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। इन केस ऑफ फेरस में अगर आप करते हो तो ये फेरस हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, ठीक है, FeHSO4 बनाएगा, इसमें आपकी हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ हम जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप ये लगा दीजिए आप लोगों का, ठीक है बच्चों। अब
कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडर द एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? एडिशन रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो डबल बॉन्ड वाले जैसे कि आपके जहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वही एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे कि हम एथिलीन का केस लेते हैं, सिंपल एथिलीन का केस लेते हैं, अगर हम इससे HCl से ट्रीट कराते हैं, HCN से भी करा सकते हैं, किसी से भी ट्रीट करा सकते हैं, तो ये CH3 बन जाएगा, हाइड्रोजन जाके इसके पास जुड़ जाएगा, Cl इसके पास जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्टेड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, ये बन जाएगा एथल क्लोराइड बन जाएगा। बच्चों इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है आपका, डबल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है, वाइनिल क्लोराइड बन जाता है, विनाइल क्लोराइड बन जाता है। फिर इसके बाद ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है कि जब तक ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन में पूछा गया था, ऑप्शन में ये पूछा गया था बच्चों कि किसमें ये होगा, तो ये आप लोग बता सकते हो कि किसमें होगा। ये आप लोगों का मेनली जो डबल बॉन्डेड हैं, देखो बच्चों ये एक दिया गया ऑप्शन C2H2, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एथिलाइन है, ये क्या है? एथाइन है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में तो बोलते हैं एथीन, क्या बोलते हैं? एथीन, और वैसे बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है ना, एसिटिलाइन बोलते हैं। और ये है आपका C3H, इसको बोलते हैं प्रोपीन, क्या बोलते हैं? प्रोपीन बोलते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड है, तो ये ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग एटम आर द इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में चलते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम किसमें चलते हैं? पीरियड में चलते हैं तो घटता जाता है। आप देखिए कि जैसे ये दो F ब्लॉक के एलिमेंट दिए गए हैं, F ब्लॉक के फ्लोरीन और क्लोरीन दिए गए हैं। ठीक है ना, तो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, क्लोरीन का बड़ा होगा। लेकिन अगर कंपेरिजन में देखेंगे तो ये आता है आपका 6 ब्लॉक में आता है, ऑक्सीजन जो है आपका बच्चों 6A में आता है। ठीक है ना, और ये आता है आपका 7A में आता है। ठीक है ना, तो ये आपका बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बट क्या है कि इसका जो है रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस कम होगा। ठीक है ना, इसका रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से कार्बन के केस में देख सकते हैं, इसी तरह से हम कार्बन के केस में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन जो है ये फोर्थ सही होगा। तो फोर्थ के केस में चले जाइए। ठीक है ना, फोर्थ के केस में चले जाइए। क्लोरीन का बड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो किस में आ रहा है? वो आ रहा है सेवेंथ के थर्ड पीरियड में आ रहा है, 7th पीरियड थर्ड है। ठीक है ना, जबकि कार्बन जो है वो 4th में आता है, कार्बन 4th में आता है, तो उसका कमी होगा। ठीक है ना, इस तरह से जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे वैसे वैसे इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 की तरफ अपन चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। 21 क्या कहता है कि pH of the solution formed by the mixing of the 40 ml of the 0.1 m HCl and the 10 ml of the 0.45 m of the NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? pH पूछी गई है बेटा। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी बेस होता है उसकी pH यहाँ पे गिवन है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में रिराइट करिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है m मोल दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे तो ये 0.1 नहीं लेके यहाँ पर आप लीजिएगा, क्या लेंगे? यहाँ पर 10 × 4m, 40 नहीं 0.1 है तो 4m स्मॉल m लीजिएगा। ठीक है ना, 4m लीजिएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए हमारी स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पे आते हैं। ये आपको नेट OH निकालना पड़ेगा। पहले तो क्वेश्चन में नेट OH निकालना पड़ेगा। OH कितने हैं? तो OH बच्चों कितने हैं? आपके क्वेश्चन में दिए भी गए हैं कि 0.4 × 10 करिए, 0.45, ये तो होगा NaOH, 0.45 × 10। ठीक है, उसमें से टोटल NaOH निकाल लें।
HCl वाला पार्ट हटा दीजिए, HCl वाले हटा दीजिए, ठीक है ना। 4 इंटू 40 इंटू 0.1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 m मोल आ जाएगा, 0.5 m मोल आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको टोटल OH निकालना है, तो टोटल OH निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा 0.5 m मोल है ही है, ठीक है बच्चों। और इसमें आपका कितने ml में, 50 ml में आप लोगों का टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 50 ml आ गया, ठीक है, 50 ml आ गया। अब इसको क्या करिए आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, या मिली मोल है तो मत करिए, ठीक है, कर दीजिए। पहले तो हम इसको 10 की पावर -3 से करते हैं, मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करते हैं, और इधर हम क्या करते हैं 1000 का डिवाइड करते हैं, क्या करने के लिए, इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए। तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा आपका 0.5/50, इसको अपन लिख सकते हैं कितना, अब ये 0.01 m आ गया, ठीक है, 0.01 m आ गया, ठीक है ना, मोलर कंसंट्रेशन आ गई। अब P ऑफ OH, चूंकि OH निकालना है तो P ऑफ OH आप निकाल दीजिए, वो कितनी होती है, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस लॉग, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर कितनी, -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, -2 और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2 लॉग 10, ठीक है ना। तो 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये आ जाएगी आपकी P ऑफ OH कितनी आ गई, 2 आ गई। और आपको पता है, क्या पता है कि PH प्लस POH, PH प्लस POH, बच्चों ये देखिए PH प्लस P ऑफ OH कितनी होती है, 14 होती है। अगर हम pH वैल्यू और P ऑफ OH दोनों को हम लोग अगर निकालते हैं तो ये 14 आती है। तो आपको P ऑफ OH पता है तो pH निकाल सकते हो, आप कितनी आ गई, 12 आ गई, कितनी आ गई, 12 आ गई। यही हमारा शायद आंसर भी है कि 12 पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर आप किस पे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर आप सेकंड की तरफ जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को ये दिया गया है कि आपका इसकी pH पूछी है, तो pH इसकी हो जाएगी बच्चों, देखिए क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड 12, ओके। इन द थर्ड क्वेश्चन फूड कैन आर, ये कुछ बायो से रिलेटेड अब क्वेश्चन चालू हो गए हैं। फूड कैन आर द कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद द जिंक, सॉरी, बिकॉज जिंक इज द कॉस्टलर, जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो बच्चों इसमें यही है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग जो है टिन का यूज करते हैं फूड कैन को बनाने के लिए। फूड कैन जो है आप लोगों गेहूँ चावल वगैरह रखने के काम आती है, उसको बनाने के लिए फूड कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आप लोगों को कुछ एसिड के बारे में जानकारियाँ पूछी गई हैं कि विनेगर होता है, विनेगर किससे मिला हुआ होता है। तो बच्चों ये सब प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है, मैं इसको जल्दी बता देता हूँ, एसिड बेस में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। विनेगर है, सिट्रिक एसिड में मिला हुआ है। ऑरेंज में होता है बच्चों, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टमाटो में होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, टमाटो में आपका। टर्मिड में होता है, टर्मिड जो होता है आप लोगों का उसमें होता है आप लोग टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन है आपका थर्ड, ठीक है ना, इसका ऑप्शन थर्ड है। फर्स्ट का आर आप लोगों का हो जाएगा, एसिटिक एसिड मैंने बता ही दिया, ऑरेंज है आपका सिट्रिक एसिड है, थर्ड आपका होगा टर्मिड है, टर्मिड आपका टार्टरिक एसिड है, और टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द एनिमल हैज द कैलोमिलिक कैविटी फिल्ड इन द ब्लड। तो बच्चों इसमें आप देखिए कि किस में ऐसा होता है, किस टाइप का हो गया एनिमल में होता है। तो ये आपके जो होता है वो आर्थ्रोपोडिया में होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आप थर्ड लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कालाजर, कालाजर किस में होता है, तो कालाजर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये बायो क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही हुआ है कि आपका लैसेमिनिया में पाया जाता है, तो लैसेमिनिया की तरफ आप लोग इसको टिक करिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है ना, ये किसके लिए करता है, सिलेवरी एमएलएस इसके लिए, पेप्सिन के लिए या ट्राइप्सिन के लिए, या तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आप 2 की तरफ जाइए।
ट्रिप्सिन के लिए जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बर्ड और जो प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन आर द सिंथेसाइज एट द, किस पे होती हैं सिंथेसाइज, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए होती हैं, तो इस पे आप चले जाइए, फर्स्ट ऑप्शन लगाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन पे क्या है, करेक्टिव, अच्छा कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स इज द, तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का ब्लड है, ठीक है ना, ये ब्लड में होता है ऐसा, तो ब्लड के लिए लगाइए आप लोग, ये टिश्यू में आप लोगों का। नॉर्मली इन द हेल्थी एडल्ट द डेली इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज, किडनी में कितना फिल्ट्रेट करता है, कितने लीटर जो है ब्लड वो नॉर्मली फिल्टर करता होगा, तो वो आप लोगों का 180 लीटर करीब है, 180 लीटर करीब है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा पार्ट हार्ट का जो है वो क्या लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज करता है। तो इसका सही है आपका राइट वाला पार्ट जो है आपका वो करता है, तो राइट आरटीएम आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ये आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इन लाइट हार्मोन एक्सियन हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर इन द प्लांट हार्मोन्स गिबरेलिंस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, साइटोकिनीज इनहिबिटेड सेल डिवीजन, एब्सियस एसिड प्रमोट ग्रोथ इन द प्लांट। बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है आप लोगों का इन लाइट हार्मोन्स एक्सियंस है, और एक आपका एक और दिख रहा है मेरे को मल्टी चॉइस में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आप जा सकते हो। एक्सियल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बुडिंग इन, एक्सियल जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है ये पूछ रहा है आपका, तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका ईस्ट में होता है, ठीक है ना, अब ईस्ट की तरफ चले जाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग दिखा है स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स, कितना टेम्परेचर चाहिए एकदम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बच्चों जो टेम्परेचर चाहिए वो कम चाहिए होता है, ठीक है ना, अधिक फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फर्टिलिटी का प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, 34 स्क्रीन पे आ गया है, 34 देखिए, द एक्सपेरिमेंट जो कंडक्टेड बाई किया गया था स्टैनली एंड एल मिलर एंड द हॉरल्ड सी यूरे इन 1953 में टू शो हाउ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज इन नेचर द रिजेंबल्ड इन एटमॉस्फेरिक कंसिस्टेंट, तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को बता सकते हो कि अमोनिया, हाइड्रोजन और सल्फाइड और मीथेन जैसी चीज़ें जो है वहाँ पे क्या किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट करके एटमॉस्फेयर में ये जाना कि ये चीज़ें होती हैं अमोनिया, NH3, H2, सल्फाइड और द मीथेन। अब आप लोगों का क्या है होमोलिजियस ऑर्गन्स का जो है बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, होमोलिजियस ऑर्गन्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा आर्म है, जिसमें कि डॉग 4 लेग, आवर टीथ है, ठीक है, ये सब होमोलॉजियस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल, आवर टीथ है, एलिफेंट के टस्क हैं, ठीक है, पोटैटोस एंड द रनर्स ऑफ द ग्रास एंड इन सब चीज़ों को आप लोग इसमें ले सकते हैं, ऑल ऑफ दीज में ले सकते हैं, ठीक है ना, ये ऑल ऑफ दीज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारी सीरीज जो चालू होगी वो AST की छोड़ के SST पे चालू होगी, SST के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हम लोग फटाफट निपटाते हैं। व्हाट इज़ द 0 आवर, बच्चों ये आप लोगों का क्या है, सॉरी, हाउ मेनी मेंबर्स आर द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं ये पूछता है, तो बच्चों अभी हम लोग के 15 मेंबर्स हैं, तो आप लोग 15 की तरफ मूव करिए, ठीक है ना। व्हाट इज़ द 0 आवर, 0 आवर क्या होता है, तो बच्चों 0 आवर आप लोगों को पता है कि व्हेन द मैटर्स ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आर द रेज, जब हम लोग के 0 आवर होता है तो हम लोग के कोई भी काम लेते हैं। इंडिया ये पूछा है कि इंडिया सीट्स आर द रिजर्व फॉर द वुमेन के लिए किसमें रिजर्व है, तो आप लोग का वो पंचायती राज में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द UN परमानेंट मेंबर ऑफ द UN
जाता है तो उसमें आप लोगों का लोकसभा के लिए होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। हु सेड द रिलीजन्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ठीक है, तो इसमें आप लोगों का ये है कि कौन आपका सेपरेटेड नहीं हो सकता, तो किसने कहा था कि रिलीजन कभी भी पॉलिटिक्स से रिलीजन नहीं हो सकता, तो वो हमारे किसने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। हु एमंग द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कौन हमारा जो है पार्ट होता है किसका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा इसका होता है होम मिनिस्टर हमारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एब्रेडिएट वाज द नेम ऑफ द सिस्टम यूनिक, किसने किया था, हमें सिस्टम को एक बनाने की बात कही थी, साउथ अफ्रीका। व्हेन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज ग्रांटेड इन इंडिया, तो ये आया था आपका, कब आया था ये आपका आया था 42 आया था, ये आया था 26 जनवरी ऑफ 1950 को, ठीक है लगाया है। विच स्टेट ऑफ द मोर 30 ऑफ द सिस्टम ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 39 जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें आपका निकल के आया है 1954 में, सॉरी ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा स्टेट निकल के आया है, वो आया है तमिलनाडु की तरफ जाइए। हु रेड द हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा है, हिंद स्वराज आपका लिखा है महात्मा गांधी ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द पूर्णिमा स्वराज वाज द पास्ड, तो ये आपका विच कांग्रेस सेशन ऑफ द, ये आपका था कौन सा, लाहौर सेशन था, तो लाहौर सेशन की तरफ आप जाइए। नेक्स्ट है हु वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, किसने आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका टेक प्लेस किया, तो 1789 में आया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 क्वेश्चन। द गवर्नमेंट वाज द पीरियड ऑफ द, किसमें थी हमारी गवर्नमेंट थी हमारी पॉलिटिकल क्राइसिस में थी, ग्लोबल क्राइसिस में, सोशल क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, तो ये हमारा देखिए ये आपका इकोनॉमिक क्राइसिस में थी, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये आपका इकोनॉमिक क्राइसिस में आप लोग जा सकते हो। अगला है आप लोगों का प्रिंटिंग वाज द डिस्कवर्ड, कहाँ से हुई है, चाइना से हुई है, चाइना से ही हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ द टोक्यो, टोक्यो का पहले नाम क्या था, टोक्यो का पहले नाम था आपका ईडो, ईडो की तरफ आप चले जाइए। इन विच सिटी ऑफ द इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल वाज द, पहली कॉटन मिल कहाँ आई थी, पहली कॉटन मिल आपकी सबसे पहले आई थी बॉम्बे में आई थी, तो मुंबई की तरफ चले जाइए आप लोग। हु वाज द एस्टेब्लिश द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, ठीक है बच्चों, तो ये आया था आपको बैटल ऑफ बक्सर के बाद से, बिहार के पास से बैटल ऑफ बक्सर के पास आई थी। बाई सेलिंग विच ऑफ द टर्म टू चाइना डिड द ब्रिटिश रेगुलरली कलेक्टेड मनी फॉर द परचेजिंग टी फ्रॉम चाइना, ठीक है ना, तो ये था ओपियम जो था वो आप लोगों का चाइना ने ब्रिटिश से कलेक्ट मनी करने के लिए परचेज किया था टी फ्रॉम द चाइना के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, राइका जो होता है वो पास्टोरल कम्युनिटी लिव्ड इन विच ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, ये राइका जो होते हैं ये जनरली कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान की तरफ चले जाइए, ठीक है ना बच्चों। इन विच ईयर द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया यूनियन पॉइंट सबमर्ज अंडर द सी वाटर, तो कौन सा किया गया है, 2004 में किया गया है, तो आप लोग 2004 लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, fill in the blank drainage pattern develop where the hard and the softened rock exist parallel to the each other, ठीक है, तो ये आप लोगों का किस में था, ये आप लोगों का थ्रिल्स में था, तो आप लोग इसको थ्रिल्स की तरफ लगाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप लोगों का विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग वाटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, तो 58 में आप लोग 58 में आप लोग इस ऑप्शन को देखिए, इसमें है आपका साइक्लोनिक डिप्रेशन है, दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, रिट्रेटिंग
साउथ एंड मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है, तो इसमें आप लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरफ जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल, कौन सी आप लोगों की सेकंड बिगेस्ट फॉल कराती है, तो वो बेटा कावेरी नदी है। कावेरी नदी की तरफ आप लोग मूव कर जाइए, ठीक है ना। ये आप लोगों की ये कावेरी नदी है, ठीक है ना। कावेरी नदी की तरफ आप लोग मूव कर जाइए, ठीक है ना। यहाँ कावेरी नदी लगा दीजिए। नेक्स्ट है शुगर केन जो होती है, आप लोगों को पता है थोड़ा, शुगर केन जो होती है वो क्रॉप जो होती है ग्रोन इन द एरिया ऑफ द रेनफॉल, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है शुगर केन की क्रॉप को रेनफॉल करने के लिए, शुगर केन के अबाउट जो है कितनी चाहिए होती है, वो 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए, ये कहता क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट, किसमें आपका सरदार सरोवर डैम डेवलप हुआ है, तो सरदार सरोवर जो डैम आप लोगों का डेवलप हुआ है वो आपका रिवर सरदार सरोवर वो है नर्मदा नदी पे, वो आपका बच्चों नर्मदा नदी पे है। तो आप ऑप्शन पे चले जाइए, थर्ड ऑप्शन लगाइए नर्मदा पे। विच पोर्ट वाज डेवलप्ड इन द वेक ऑफ द लॉस ऑफ द कराची पोर्ट, ठीक है, मुंबई कांडला एयरपोर्ट जो है आप लोगों का सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कितना एरिया जो है टोटल एरिया अकाउंट परसेंट में है इंडिया का वर्ल्ड के मैप में अगर देखते हो तो बच्चों वो है आपका टोटल एरिया जो है 2.4% एरिया, 2.4% एरिया। तो ये आपका ऑप्शन ये नंबर 4 पे जाइए, ये आपका गिवन है 2.4% एरिया की तरफ मूव करिए, 2.4% एरिया आपका मूव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मजुलई द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइसलैंड इज फाउंड इन द रिवर, ये वाला आइसलैंड किसके पास पाया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज पे आएगा। ऑप्शंस जो भी आपके गिवन है वो आपके हैं, पेज हम चेंज कर रहे हैं, ये देखिए ये ऑप्शंस हैं आपके, एक तो गंगा है, सतलुज है और आपका ब्रह्मपुत्र है और ये यमुना है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, सही ऑप्शन है इसका ब्रह्मपुत्र पे जो है ये आपका सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, ये है कि EI नैनो आर द कोल्ड ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है, ट्रेड वाइंड है, नॉर्थ ईस्ट वाइंड है। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट की तरफ आप मूव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फॉर्म एक्टिविटी, कौन सी आपकी नॉन फॉर्म एक्टिविटी है, तो बच्चों इसमें आपका है डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी है वो आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, ठीक है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन हमारा जो है ये बनाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हमारा कौन बनाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बच्चों बनाता है UNDP की तरफ मूव करिए, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है आपका UNDP की तरफ लगाइए, ताला ये लगाया ताला, ठीक है ना बच्चों। अब आइए अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द इंडियन एज पर 2001 कॉन्सेस, कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ होनी चाहिए, 72, 64, 53, 70। तो बच्चों यहाँ पर जो होनी चाहिए लाइफ होनी चाहिए आपकी कितनी होनी चाहिए, 72 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 72 ईयर की तरफ जाइए आप, 72 ईयर पे आप ताला लगाइए, 72 ईयर हो गया, ठीक है ना। 72 ईयर की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है ना, यहाँ
24 जुलाई 2000। तो बच्चों ये सही ऑप्शन इसका ये आएगा आपका अगस्त 25 2005, अगस्त 25 2005। तो ऑप्शन नंबर 2 पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एसएसटी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड बाय द विद प्राइमरी सेक्टर। कौन आता है प्राइमरी सेक्टर में? लॉयर आता है, इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर आते हैं कि गार्डनर आते हैं? तो बच्चों इसमें आते हैं गार्डनर आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो भी आते हैं प्राइमरी सेक्टर में गार्डनर आते हैं। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चंस अराउंड 70 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज द सीरीज ऑफ द मैथ सीरीज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आजकल के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।